घमंडी सूरज और नाराज चांद। बहुत समय पहले की बात है। मिर्जापुर नाम के गांव में सूरज के अस्त होने का समय हो गया था और चांद के निकलने का। तभी सूरज चांद से ही कहता है, अरे भाई, एक बात बताओ, जब भी तुम आते हो तो कोई तुम्हें आदर सम्मान देकर प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। मैं तो जब भी आता हूँ तो पूरी दुनिया जल चढ़ाकर और सूर्य नमस्कार करके मेरा स्वागत करती है, किंतु मैंने आज तक किसी को भी तुम्हारा स्वागत करते हुए नहीं देखा। चांद और सूरज के वार्तालाप मिर्जापुर गांव के निवासी सुन रहे थे। तभी विकास कहता है, हम तो सिर्फ सूरज को ही अपना भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चांद भी हमारे लिए भगवान समान ही है। चांद भी हमें रोशनी देते हैं। सूरज भगवान तो हमें रोशनी और धूप देते हैं, लेकिन चांद वो हमें क्या देते हैं? कुछ भी नहीं, सारी रात तो हम सोए रहते हैं, तो फिर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? हमें चांद की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चांद नहीं भी आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसका होना ना होना एक ही बात है। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि करवा चौथ वाले दिन इनकी पूजा करके तुम्हारे लिए रखा गया व्रत पूरा होता है। लेकिन शुरुआत तो सूरज भगवान की पूजा से ही होती है। गांव वालों की ये बातें चांद और सूरज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर सूरज तो खुश हो गया, लेकिन चांद के मुंह पर उदासी छा गई। फिर सूरज चांद से कहने लगा, देखा, मिर्जापुर के लोग भी मुझे ही अपना भगवान मानते हैं और उनकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। परंतु मैं भी तो रोशनी देता हूँ, और अगर मैं ना रहूं तो मेरे बिना इनकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। इन लोगों को तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मेरी जरूरत किसी को नहीं है तो ठीक है, आज के बाद मैं आऊंगा ही नहीं। इसके बाद चांद वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही सारे गांव में अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ सितारे होते हैं, लेकिन उनकी रोशनी ना के बराबर ही थी। अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। मिर्जापुर गांव में बुआई का समय शुरू हो गया था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाना होता है। लेकिन चांद के ना होने से बाहर घनघोर अंधेरा होता है। अरे ममता, जल्दी से उठ जाओ, आज खेत की बुआई करने जाना है। जल्दी से उठ जाओ, वरना देर हो जाएगी तो बाहर धूप बहुत तेज हो जाएगी, फिर खेतों में काम करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बुआई के लिए ही तो जाना है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है। आप भी सो जाओ जी, और मुझे भी सोने दो। मुझे लगता है बाहर सुबह होने वाली है, अब हमें चलना चाहिए। अरे वो तो आप सही कह रहे हो जी, पर बाहर बहुत अंधेरा है, हम जाएंगे कैसे? ठीक है, फिर बाद में ही चलते हैं। इसके बाद दोनों सुबह का इंतजार करने लगे। फिर जब सुबह हुई तो दोनों खेतों के लिए निकल पड़े, लेकिन थोड़ी ही देर में सूरज सर पर आ गया और खेतों में काम करना मुश्किल हो गया। बहुत गर्मी हो रही है जी, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर काम कर लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, इस भयानक गर्मी में तो हालत खराब हो गई। अगले दिन जब वो दोबारा काम के लिए उठते हैं तो बाहर बहुत अंधेरा होता है, और बाद में जब काम पर जाते हैं तब तक तेज धूप हो जाती है। इस समस्या से परेशान होकर विकास सूरज भगवान से कहता है, हे सूर्य देव, अगर आप रात को भी उपस्थित रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आपकी ही पूजा करेंगे। उसके बाद विकास और ममता घर वापस आ जाते हैं। अरे जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नींद आ रही है, सोना भी है। लेकिन अभी तो दिन हो रहा है जी, क्या अभी से खाना बना दूं? हाँ, मुझे लगता है आज रात नहीं होगी, तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। ममता खाना बनाकर लाती है और फिर दोनों बैठकर खाना खा लेते हैं, लेकिन तब भी रात नहीं होती और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। ऐसा करता हूँ, जाकर नहा लेता हूँ।
इसके बाद विकास नहाने चला जाता है। नहाने के बाद भी बहुत गर्मी लग रही है। तभी बाहर शोर होता है। विकास और ममता बाहर निकलकर देखते हैं तो राजू का बेटा पप्पू बेहोश पड़ा हुआ था। राजू रो रहा था। क्या हो गया मेरे बच्चे? कोई जल्दी से पानी लाओ। फिर ममता जल्दी से पानी लाकर पप्पू के मुंह पर छिड़काव करती है। कुछ ही देर में पप्पू होश में आ जाता है। लगता है दिन रात धूप लगने की वजह से ये बेहोश हो गया है। इसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। लोगों की सारी रात ऐसे ही कट जाया करती। इतनी गर्मी में तो हम लोग मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो इतनी गर्मी ना होती और हम लोग चैन से सो पाते। चुप रहो तुम, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं कर सकती? ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन मिर्जापुर के लोग बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पाते और देखते ही देखते कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। ना तो तुम चांद का अपमान करते और ना तो वो यहाँ से जाते। इसके बाद विकास बाहर जाकर सूर्य देवता से प्रार्थना करता है। हे सूर्य देवता, अब से आप केवल दिन में ही रहिए। हम आपकी गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं। रात को हमें चांद की ही जरूरत है। इसके बाद विकास और सभी गांव वाले चंद्रदेव को पुकारने लगते हैं। हे चंद्रदेव, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी सूरज की। हाँ चंद्रदेव, जहाँ दिन सूरज के बिना अधूरा है, वही रात आपके बिना अधूरी है। अब से हम आपकी भी उसी तरह पूजा करेंगे जिस तरह सूर्य देव की करते हैं। ठीक है, मैं रात में तुम लोगों को रोशनी देने के लिए फिर से उपस्थित रहूंगा। इसके बाद सूर्य देव भी वहाँ आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। अब मुझे समझ आ गया है कि जितनी जरूरत इस दुनिया को मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी है। उसके बाद सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने अपनी रोशनी चारों ओर बिखेर दी। इसके बाद सभी गांव वालों ने सर झुकाकर चांद का स्वागत किया। सभी गांव वाले पूरे एक हफ्ते बाद चैन की नींद सोए। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती। हर चीज की हमें जरूरत होती है। जिस तरह दिन में सूरज और रात को चांद जरूरी है, उसी तरह हमारे जीवन में हर एक चीज जरूरी है। कोई चीज अगर आप आज इस्तेमाल नहीं कर रहे तो कल उसका इस्तेमाल जरूर होगा ही होगा। काली परी ने की गरीब की मदद। अरे यार, ये सांची यहाँ भी आ गई। एक तो इतनी काली और बदसूरत है कि इसे देखते ही मेरा मूड खराब हो जाता है, और ऊपर से इतना सुनाने और बोलने के बाद भी इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, और ये कहीं जाकर डूब के मरती भी नहीं है। अरे रहने दो आकांक्षा, शर्म तो इंसानों के अंदर होती है, परंतु ये तो परी है, इसे किस बात की शर्म। तुम्हें जो सुनाना इसे सुना लो, इसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर पड़ता होता तो अभी तक यहाँ नहीं रुकी होती। सही बात है, इतनी सुंदर पार्टी का माहौल भी अपने काले रंग की वजह से खराब कर रही है। सांची परी बाकी परियों के साथ परीलोक में रहा करती थी, परंतु वो बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। जहाँ सभी परियां अत्यंत सुंदर और मनमोहक थी, वहीं दूसरी ओर सांची का रंग काला था, जिस वजह से परीलोक की घमंडी परियां सांची को हमेशा उसके काले और भद्दे होने का एहसास दिलाया करती थी। परंतु सांची हमेशा इसे अनदेखा करने की कोशिश करती थी, लेकिन कई बार उन घमंडी परियों की बातें सांची परी के मन में लग जाती थी। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। एक दिन परीलोक के बगीचे में बहुत सारी परियां आपस में एक दूसरे के साथ खेल रही होती है। तभी वहाँ पर सांची परी आ जाती है। लो, अब ये यहाँ भी आ गई। कभी कभी तो मुझे लगता है ये किसी आसमान के काले साई की तरह है, कहीं भी और कभी भी आ जाती है। सही बात है, वैसे भी ये परी के नाम पर धब्बा है। लोग परियों को सुंदर, खूबसूरत और मनमोहक रूप में देखना चाहते हैं, परंतु ये उसके बिल्कुल विपरीत है। इसे देखकर कोई इसे परी तो नहीं, परंतु हाँ, चुड़ैल जरूर समझ लेगा। ऐसा कहकर वो दोनों घमंडी परियां मिलकर हंसने लगती हैं। सांची को उनकी बातें बुरी लगती है, परंतु वो कुछ नहीं कहती और परीलोक के बगीचे में बने पेड़ों से बातें करने लगती है। तभी उस बगीचे में एक बहुत ही सुंदर राजकुमार आता है। उसे देखकर सारी परियां उसके आसपास मंडराने लग जाती है। इतनी भीड़ देखकर सांची भी उधर जाती है।
तभी आकांक्षा सांची को देखकर कहती है, क्या बात है, फूल को देखकर भंवरा भी इधर आ गया। अरे आकांक्षा, तुम इसकी तुलना भंवरे से करके भंवरे का मजाक बना रही हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। आकांक्षा और मोना ऐसी बातें बना रही होती है, लेकिन सांची का ध्यान केवल राजकुमार पर होता है। परंतु राजकुमार सांची को एक नजर देखते ही अपना मुंह मोड़ लेता है, जैसे उसने किसी बहुत ही गंदी चीज को देख लिया हो। राजकुमार का ऐसा बर्ताव देखकर सांची को बहुत बुरा लगता है और वो आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली जाती है। हे ईश्वर, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी जो तूने मुझे ऐसा रंग रूप दिया। कभी कभी तो लगता है कि वो घमंडी परियां सही ही कहती हैं। मुझ जैसी शक्ल वाली को तो कोई भी परी नहीं कहेगा। आखिर क्यों तूने मुझे ऐसे बनाया। ऐसा कहकर सांची रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी परी आती है और सांची को देखकर कहती है, सांची, परीलोक में ही केवल खूबसूरती का ये दिखावा चल रहा है। तुम धरती लोक पर जाओ, वहाँ पर तुम्हें हर प्रकार और हर रंग के लोग मिलेंगे और मेरा विश्वास करो, वहाँ तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं बनाएगा। अगर तुम लोगों के साथ अच्छा करोगी तो लोग भी तुम्हारे साथ अच्छा ही करेंगे। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, ये बात मैं तुम्हें अपने अनुभव के अनुसार बता रही हूँ। सांची को उस बूढ़ी परी की बात बड़ी प्रभावित करती है, इसलिए वो पृथ्वीलोक पर चली जाती है। क्या बात है, उस वृद्ध परी ने तो बिल्कुल सही कहा था। यहाँ तो हर प्रकार, हर रंग और हर पहनावे के लोग हैं, परंतु कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, कोई किसी का मजाक नहीं बना रहा। सब एक साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। ये सब देखकर सांची बहुत खुश होती है और अपने दिन वहीं बिताने लगती है। वो एक छोटा सा घर ढूंढ लेती है और एक आम इंसान का भेष बनाकर वहीं रहने लग जाती है। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। एक दिन सांची के मन में विचार आता है। मेरे साथ के घर में रहने वाली पड़ोसन बता रही थी कि यहाँ पास वाला जंगल बहुत सुंदर है। मुझे वहाँ जाना चाहिए और पृथ्वी लोक की खूबसूरती का आनंद लेना चाहिए। इसके बाद सांची उस जंगल की तरफ निकल पड़ती है। वो जंगल सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। अलग अलग तरह के पेड़, फल, फूल, पौधे, जानवर, सब कुछ बहुत सुंदर होता है। सांची परी ये सब देखकर आगे बढ़ रही होती है कि तभी उसे एक छांवदार पेड़ के नीचे एक बुढ़िया रोती हुई दिखाई देती है। सांची उस बुढ़िया के पास जाती है। क्या हो गया अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, वो ले गई। कौन ले गई और क्या ले गई? आप पूरी बात बताइए। मेरे पास जीविका चलाने के लिए केवल एक ही गाय थी और उस गाय को मैं आज इस जंगल में चराने के लिए लाई थी। मैं उसे घास चरा ही रही थी कि तभी एक चुड़ैल आई और मेरी गाय को मेरे पास से ले जाने लगी। जब मैंने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो उसने कहा कि उसे एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है और उसके लिए उसे एक गाय की बलि देनी है, इसलिए वो मेरी गाय को ले जा रही है। ये तो उस चुड़ैल ने बहुत ही गलत किया। बेटा, मैं बहुत ही गरीब हूँ, वो गाय ही मेरा एकमात्र सहारा थी। अब ना जाने मैं कैसे जीऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, आपकी गाय को मैं बचा कर ले आऊंगी। पर तुम उस चुड़ैल का सामना कैसे करोगी? तुम तो एक मामूली इंसान हो। तभी सांची परी अपना रूप बदलकर वापस परी के रूप में आ जाती है। मैं एक परी हूँ और अब आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही देर में आपकी गाय आपके पास होगी। इसके बाद सांची उस चुड़ैल की गुफा में पहुँच जाती है, जहाँ वो उस बुढ़िया की गाय को एक खूंटे से बंधे हुए पाती है। सांची उस गाय को खूंटे से निकालने लगती है कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। कौन है तू और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी गुफा में से मेरी बलि की गाय लेकर जा रही है? मैं सांची परी हूँ और ये तुम्हारी गाय नहीं है, बल्कि तुमने इसे चुराया है और जिससे तुमने इसे चुराया है मैं उसे ये वापस करने जा रही हूँ। एक बार जो चीज मैंने ले ली वो मेरी हो जाती है और कोई भी उसे मुझसे वापस नहीं ले सकता। इसके बाद चुड़ैल और सांची में बहस शुरू हो जाती है और ये बहस युद्ध का रूप ले लेती है। कुछ देर तक सांची और चुड़ैल में घमासान युद्ध चलता है, परंतु फिर सांची अपने दिमाग और शक्तियों का सही इस्तेमाल करके उस चुड़ैल को उसी की अग्नि में भस्म कर देती है, जिससे चुड़ैल वहीं जलकर खत्म हो जाती है। इसके बाद सांची उस बुढ़िया की गाय वापस ले आती है
और उसे सौंप देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने इस गरीब के जीने का सहारा बचा लिया। आपको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, एक परी होने के नाते ये करना मेरा फर्ज बनता है। इसके बाद सांची वहाँ से जाने लगती है। तभी वो बुढ़िया सांची को रोक लेती है और कहती है, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ मेरे घर आओ और कुछ समय बिताओ। पहले तो सांची कुछ देर सोचती है, परंतु फिर वो उस बुढ़िया के साथ चल देती है। वो बुढ़िया एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो सांची को एक मचान पर बिठाती है और उसे खाने के लिए खाना देती है। खाना खाने के बाद वो लोग बातें करने लगते हैं। तभी वो बुढ़िया बातों बातों में सांची से पूछ लेती है, बेटा जहाँ तक मैं जानती हूँ परियां तो परीलोक में रहती है, फिर तुम यहाँ पृथ्वी लोक पर क्या कर रही हो? इसके पीछे एक बहुत ही लंबी और दुख भरी कहानी है अम्मा। अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। इसके बाद सांची एक एक करके हर पहलू और कहानी उस बुढ़िया को बताती है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। बेशक तुम्हारा रंग काला है, परंतु तुम्हारा मन बहुत ही साफ है। लेकिन वहाँ कोई मन नहीं देखता। वहाँ सब कहते हैं परियों का खूबसूरत होना ही मायने रखता है। और फिर वहाँ की रोज रोज की जिल्लतों से मैं परेशान आ चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ धरती लोक पर आ गई, जहाँ मुझे ना कोई जानता है और ना ही कोई पहचानता है, और ना ही यहाँ कोई मुझे ऐसे ताने सुनाता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और उसके बाद तुम वापस परीलोक जाकर खुशी खुशी रह सकती हो। मैं कुछ समझी नहीं। तभी वो बुढ़िया जाती है और अपनी झोपड़ी की एक कोने में पड़ी एक पोटली को उठाकर सांची के सामने लाकर रख देती है। ये क्या है? इसे खोल कर देखो। सांची वो पोटली खोलती है। उस पोटली के अंदर मुल्तानी मिट्टी होती है। ये तो मुल्तानी मिट्टी है। ये कोई आम मुल्तानी मिट्टी नहीं, बल्कि जादुई मुल्तानी मिट्टी है। इसे 1 महीने तक हर रोज अपने चेहरे पर लगाने से तुम हमेशा हमेशा पूरे जीवन के लिए अत्यंत खूबसूरत और मनमोहक बन जाओगी। क्या आप सच कह रही हो? हाँ, आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। इसके बाद सांची उस बुढ़िया का धन्यवाद करती है और उस जादुई मुल्तानी मिट्टी को लेकर अपने घर आ जाती है और 1 महीने तक रोज उस मुल्तानी मिट्टी को लगाने लगती है और धीरे धीरे करके वो गोरी और खूबसूरत होने लग जाती है और 1 महीने के अंदर वो सच में बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लग जाती है। उस अम्मा ने तो बिल्कुल सही कहा था। मेरा रंग रूप तो अब सच में परियों जैसा हो गया है। अब मुझे पृथ्वी लोक छोड़कर वापस परी लोक जाना चाहिए। ऐसा सोचकर सांची वापस परीलोक चली जाती है। जब घमंडी परियां सांची को इस रूप में देखती है तो वो जल भुनकर राख हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये भद्दी सी दिखने वाली परी इतनी सुंदर कैसे हो गई? सही बात है, ये तो हम दोनों से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। इस बार उन दोनों की बातें सुनकर सांची के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अब परीलोक में रहने वाला हर राजकुमार सांची की तरफ आकर्षित होने लगता है और ये सब देखकर सांची बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर परीलोक के एक बहुत ही अच्छे सच्चे और सुंदर राजकुमार के साथ शादी करके सांची परी खुशी खुशी रहने लग जाती है। ये कहानी बसंत कुंज में रहने वाली संजना की है, जो अपनी माँ कावेरी के साथ रहती थी। संजना की माँ कावेरी ज्यादातर बीमार ही रहती थी और संजना को भी बहुत ही कम दिखाई देता था। इस वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीबी से जूझ रहे थे। घर का खर्चा चलाने के लिए संजना अपने घर के बाहर चाय बेचने का काम करती थी। उसे कम दिखाई देता था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह ये काम संभाल लेती थी। एक दिन की बात है, उसकी दुकान पर गांव की जानकी काकी आती है और संजना से कहती है, अरे संजना बिटिया, जरा 1 कप अदरक वाली चाय तो बना दे। सर में बहुत ही दर्द हो रहा है। घर में बनाने का मन नहीं किया, इसलिए चाय पीने तेरी दुकान पर ही आ गई। आप बस 5 मिनट इंतजार कीजिए काकी, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना देती हूँ। ऐसा कहकर संजना चाय बनाने लगती है। तभी अचानक से उसका हाथ गर्म पतीले पर लग जाता है और वो जरा सा जल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे क्या हुआ संजना बेटी, क्यों चिल्लाने लगी?
कुछ नहीं काकी, बस गर्म पतीले में हाथ चिपक गया था तो थोड़ा हाथ जल गया। पूरा गांव जानता है कि तुझे कम दिखाई देता है, फिर भी तू चाय की पूरी दुकान अकेली ही चला लेती है। लेकिन बेटा, थोड़े पैसे जोड़कर अपने लिए चश्मा बना ले। ये दुकान चलाकर चश्मा बनवा सकूं, इतना पैसा कहाँ बचता है काकी? इतने में तो हमारा घर खर्च ही ठीक से नहीं चल पाता है। माँ के इलाज के लिए और दवाइयों के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है कि कहाँ से पैसों का इंतजाम किया जाए। संजना की जिंदगी ऐसी ही थी। वो करना तो बहुत कुछ चाहती थी, परंतु परिस्थिति के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। ना तो अपनी माँ का इलाज ठीक से करवा पाती थी और ना ही अपने लिए चश्मा बनवा पाती थी। ये तो है, मुसीबतें सबके ऊपर आती है, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना कायरता होती है। हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। और रही बात तेरी, तू चाय बहुत स्वादिष्ट बनाती है, तेरे हाथ में जादू है। तुझे तो पता है मेरी बेटी मुंबई शहर में रहती है। वो बता रही थी कि वहाँ पर एक कुकिंग कंपटीशन हो रहा है। तुझे पता है उसने भी उसमें अपना नाम लिखवाया है। मैं चाहती हूँ तू भी लिखवा। जब तू चाय इतना स्वादिष्ट बनाती है तो मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाएगी। क्या काकी, आप भी कैसा मजाक कर रही हो? आपको तो पता है माँ बीमार रहती है, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और फिर मुझे ठीक से दिखाई भी तो नहीं देता है ना, कहीं वहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे किस्मत आजमाने में क्या जा रहा है, तुझे बस यहाँ से जाने का किराया लगेगा, वो तू मुझसे ले लियो। और रही बात तेरी माँ की, तो कुछ दिनों के लिए उनकी देखभाल मैं कर लूंगी और मुंबई जाकर तुझे इधर उधर नहीं रहना पड़ेगा। तो मेरी बेटी के साथ उसके फ्लैट में ही रह लियो, मैं उसे फोन कर दूंगी। संजना को काकी की बात सही लगती है। वो उस दिन घर जाकर अपनी माँ को इस बारे में बताती है। संजना के इस फैसले को लेकर उसकी माँ भी उसे हाँ कर देती है और कहती है, भला हो जानकी दीदी का, जो उन्होंने तुझे ये रास्ता दिखाया। अगर तू वहाँ जाकर जीत गई तो हमें कितना सारा पैसा मिलेगा, साथ में कुछ लोग भी जानने लगेंगे। उन पैसों से तू अपनी आँखों का इलाज भी करवा पाएगी। तुम सही कह रही हो माँ। संजना का फैसला पक्का हो चुका था कि वो मुंबई जाने वाली है। कंपटीशन के एक दिन पहले संजना मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। मुंबई पहुंचकर वो जानकी काकी के दिए पते पर पहुंचती है और वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक बहुत ही मॉडल और फैशनेबल लड़की बाहर आती है और कहती है, ओए तू कौन है और मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रही है? मुझे यहाँ जानकी काकी ने भेजा है, उन्होंने कहा था यहाँ उनकी बेटी रहती है। कहाँ है वो? संजना की ये बात सुन वो लड़की अपने मन में सोचती है, अच्छा मतलब माँ ने जिस लड़की के बारे में कहा था वो ये है। मैंने तो सोचा था कि वो थोड़ा अच्छी दिखती होगी, थोड़ा क्लासी होगी, लेकिन माँ ने किस गवार बदसूरत को भेज दिया। शिट यार। मन में ऐसा सोचकर वो लड़की संजना से कहती है, मैं ही हूँ उनकी बेटी, अंदर आ जाओ। जानकी की बेटी का नाम गायत्री था और ये बात संजना जानती थी। इतना लंबा ट्रेवल करने के कारण संजना बहुत थक गई थी और उसे भूख लगी थी, इसलिए वो जानकी की बेटी के पास जाकर कहती है, गायत्री मुझे भूख लग रही है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है क्या? संजना की ये बात सुन गायत्री को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, क्या कहा तूने मुझे? मेरे सामने तो तूने मेरा ये नाम ले लिया, लेकिन खबरदार अगर किसी के भी सामने मेरा ये नाम लिया तो मुझे अपना ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं माँ ने क्या सोच कर रखा था। फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? तुम मुझे गिन्नी बुला सकती हो, मैंने अपना नाम बदलकर गिन्नी रख लिया है। और हाँ, खाने के लिए कुछ स्पेशल नहीं है, फ्रिज में देख लो, कल के नगेट्स और पिज्जा के कुछ स्लाइस रखे होंगे, तुम वो खा लो। गायत्री की बात सुन संजना फ्रिज में ये चीज निकालने चली जाती है। संजना फ्रिज खोलती है, लेकिन उसे उसके अंदर सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उसे समझ में ही नहीं आता कि पिज्जा का स्लाइस कौन सा है। वो गायत्री को आवाज देती है, गिन्नी मुझे तो फ्रिज में कुछ भी नहीं दिख रहा, जरा तुम आकर मुझे दे दो। गायत्री इरिटेट होकर वहाँ आती है और उसे पिज्जा के स्लाइस और नगेट्स निकाल कर दे देती है और कहती है, माँ ने मुझे बताया तो था कि तुम अंधी हो, लेकिन इतनी अंधी हो ये नहीं पता था। पता नहीं क्या मुसीबत है। इतना कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कंपटीशन वाला दिन था। संजना ने सारी रेसिपी अच्छे से पढ़ ली थी। अगले दिन वो गायत्री के साथ कंपटीशन वाले जगह पर पहुँचती है। थोड़ी देर में कंपटीशन शुरू हो जाता है। सभी अपने अपने डिश बनाना शुरू कर देते हैं।
टाइम लिमिट बस आधे घंटे का था। सभी फटाफट अपना काम करने लगते हैं। संजना भी अपने कामों में लगी हुई थी। अभी 15 मिनट ही हुए थे और उसके खीर में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी थी। ये देख गायत्री की एक सहेली उसके पास जाकर कहती है, गिन्नी, ये जिसको तेरी माँ ने गांव से भेजा है उसकी खीर में से देख कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और अभी तो सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं। ऐसे तो ये जीत जाएगी। अरे यार, तो सही कह रही है। मुझे तो टेंशन हो रही है। अब क्या करूं? मैं भले ही ना जीतूं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लड़की नहीं जीतनी चाहिए, वरना मेरी माँ मुझे ताने दे देकर मार डालेगी। कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अगर अभी हम नजरअंदाज कर देंगे तो ये जीत जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे पता है इसको कम दिखाई देता है। इसको खीर में चीनी डालना है। तू फटाफट इसके चीनी के डब्बे की जगह नमक का डब्बा रख दे। बस इतना काम कर दे, फिर तो ये कभी नहीं जीत पाएगी। गायत्री के कहे अनुसार उसकी सहेली वैसा ही करती है। वो चुपके से संजना के चीनी के डब्बे की जगह नमक का डब्बा रख देती है और संजना खीर में चीनी की जगह नमक डाल देती है। लास्ट में जब जजेस सबका खाना टेस्ट करते हैं, वो संजना का खीर खाते ही गुस्सा हो जाते हैं। छी, ये कैसी खीर है? कितना गंदा टेस्ट है इसका। तुमने इसमें नमक डाला है ना? नहीं मैडम, मैंने तो इसमें चीनी डाला था। तुम्हारा मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जब खाना बनाना नहीं आता तो ऐसे कंपटीशन में भाग किस लिए लेते हो तुम लोग? उस औरत जज को संजना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। संजना वो कंपटीशन हार जाती है। उसकी जगह कोई और लड़की ये कंपटीशन जीत जाती है और गायत्री की सेकंड पोजीशन आती है। गायत्री बहुत खुश होती है और संजना के पास जाकर कहती है, उप्स, बेचारी की इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती हो गई। मुझे पता है तुम्हें कम दिखाई देता है, इसलिए तुमने चीनी की जगह नमक उठा लिया। कोई बात नहीं, अब तुम आज के आज वापस गांव लौट जाना, क्योंकि अब यहाँ रहने का तुम्हें कोई फायदा नहीं है। चलो फिलहाल के लिए घर चलते हैं। गायत्री संजना के साथ घर आ जाती है। शाम को संजना गांव के लिए निकल जाती है। 2 दिन का सफर करके वो गांव पहुंचती है और पैदल ही अपने घर की ओर चलने लगती है। समझ नहीं आ रहा क्या मुंह लेकर घर जाऊं। माँ ने कितने सपने सजाए थे, सब कुछ चकनाचूर हो गया। सब मेरी वजह से हुआ है। जानकी काकी को भी मुझ पर कितना भरोसा था। तभी उसके सामने परियों की रानी परी प्रकट होती है। अचानक से अपने सामने रानी परी को प्रकट हुआ देख संजना घबरा जाती है। कौन हो तुम और अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई? मैं परियों की रानी परी हूँ संजना। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। परी वगैरह कुछ नहीं होती। मेरे रास्ते से हटो, मुझे घर जाना है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में रानी परी हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो देखो। ऐसा कहकर रानी परी आसमान में उड़ने लगती है। ये देखकर संजना बहुत हैरान होती है और कहती है, तुम तो सच में एक परी हो। माफ करना, मैंने तुमसे इस तरह बात की। संजना की बात सुन रानी परी जमीन पर आती है और कहती है, कोई बात नहीं संजना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने आई थी। परी लोक में बैठे बैठे हम सभी परियां तुम्हें देख रहे थे। तुम्हारी कमजोर नजर के कारण तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हें यही लगता है ना? इसमें लगने जैसा क्या है रानी परी? मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है। ऐसा नहीं है संजना, इस बार तुम्हारे साथ किसी और ने गलत किया है। गायत्री की सहेली ने तुम्हारे चीनी के डब्बे की जगह नमक का डब्बा रख दिया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या आप जो कह रही हो वो सच में सच है? हाँ संजना। लेकिन गायत्री और उसकी सहेली ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ताकि तुम जीत ना सको। पर तुम अब बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक जादुई मेकअप किट लेकर आई हूँ, जिसे लगाते ही तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी और तुम्हारे आँखों की रोशनी भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी। रानी परी संजना को एक मेकअप किट देती है। जादुई मेकअप किट पाकर संजना बहुत खुश होती है और परी का धन्यवाद करके सीधा घर को चली जाती है। घर जाकर वो अपनी माँ को सारी बातें बताती है। सारी बातें जानकर उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, जिसके नसीब में जितना होता है उसको उतना ही मिलता है। नसीब से ज्यादा आज तक कभी किसी को नहीं मिला है, इसलिए किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। और क्या हुआ अगर गायत्री बिटिया ने तेरे साथ छल किया
उसकी माँ ने तो तेरी बहुत सेवा की है ना, हम वो तो नहीं भूल सकते। आप सही कह रही हो माँ। और वैसे भी अब हमारे पास रानी परी का दिया हुआ जादुई मेकअप किट है। इसे लगाकर मैं बहुत खूबसूरत हो जाऊंगी और मुझे अच्छे से दिखने लगेगा। अब हमारे दुख के दिन चले गए माँ, अब हम सिर्फ खुश रहेंगे। संजना और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। उसके बाद संजना वो मेकअप अपने चेहरे पर लगा लेती है। उसके ऐसा करते ही वो बेहद खूबसूरत हो जाती है और उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। माँ, मुझे सब कुछ बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है और देखो ना मैं कितनी खूबसूरत हो गई हूँ। माँ, इस मेकअप किट से कुछ मांग कर देखते हैं। हे मेकअप किट, मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दो। संजना के ऐसा कहते ही संजना की माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करने लगती है। ये देख संजना बहुत खुश होती है। इस तरह संजना पहले अपने लिए एक बड़ा सा घर मांगती है और उसके बाहर एक बहुत ही अच्छी चाय की दुकान। संजना चाय की दुकान पर मेहनत करके खूब तरक्की करती है। धीरे धीरे संजना एक बहुत बड़ा कैफे खोल लेती है और अपने जीवन में खूब तरक्की करती है। इस तरह परी के दिए जादुई मेकअप किट की वजह से उसकी जिंदगी ही बदल जाती है और वो अपनी माँ के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।